हेलो हेलो एनीमे लवर, स्वागत है आपका एमआर एनीमे चैनल पर। और आज हम देखेंगे दमन प्लेयर्स इन वन के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक इसका एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसे ज़रूर देखना। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। और इस एपिसोड का नाम है ट्रेनर्स अकुंजी और कोटा की दोस्तों। इस एपिसोड में हमने देखा था कि तान जीरो की पूरी फैमिली को कोई डिमांड मार देता है, लेकिन उसकी बहन ने जो कुछ जिंदा बच जाती है। लेकिन दमन के काटने से वह खुद भी एक एडिमन में बदलने लगती है। एकदम मस्त लेयर गिव द जीरो को माउंट सगरी पर जाने की सलाह देता है और मंदिरों नेहरू को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते तान जीरो एक विलेज में जाता है ताकि जीरो को बास्केट बनाने के लिए कुछ बैम्बू की ज़रूरत थी। इसीलिए वह एक फार्मर के पास जाता है और उनकी पुरानी बास्केट और बैम्बू के लिए पूछता है। फार्मर कहता है, तुम मुझसे ले जा सकते हो, वैसे भी वह मेरे किसी काम की नहीं है। अब ताऊ जी तापमान के लिए फार्मर को पैसे देने की इज्जत करता है। फार्मर उसे बहुत मना करता है, लेकिन फिर भी तांजिर उस पार मर के हाथ में पैसे पकड़ाकर चल देता है। फिर हम देखते हैं कि मंदिर एक गुफा में आवाज़ मार के नेहरू को बुलाता है, लेकिन नेहरू डर के मारे ज़मीन में होल करके उसमें बैठी हुई थी। ताजु देखता है किंतु काफ़ी डरी हुई है और वह धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि जैसे ही किसी दुश्मन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वह मारा जाता है। पर तांजिर उस बास्केट को रिपेयर करता है ताकि ज़ीरो चाहता था कि नेहरू को इस बास्केट के अंदर बैठ जाए ताकि वह उसे कंधे पर उठाकर दिन में भी अपना सफ़र जारी रख सके। तांजिर ने धोखे से पूछता है कि क्या तुम इस बास्केट में आ सकती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तू कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर नेहरू जब उस बास्केट में जाती है तो बास्केट छोटी पड़ जाती है। फिर चांदी रोकता है कि नेहरू तुम्हें याद है जैसे तुम पिछली रात को बड़ी हो गई थी क्या, तो इसका ऑपोजिट करके छोटी हो सकती हो। और यह तरीका काम भी कर जाता है और नींबू को अपने शरीर को छोटा करके बास्केट में फिट हो कि इसके बाद ज़ीरो उस बास्केट को उठाकर चलने लगता है। आगे रास्ते में टांगों को एक औरत दिखाई देती है जो टाइम ज़ीरो को माउंट सगरी तक जाने का रास्ता बताती है, और यह भी कि उन्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए क्योंकि इस इलाके में पहले ही कई लोग लापता हो चुके हैं। यह संकेत 8-0 कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जंगल में चलते चलते नेहरू और तंजीरों को एक टेम्पल देखता है जहाँ पर लाइट जल रही होती है। फिर तंदुरुस्त टेम्पल में जाने का फैसला लेता है, लेकिन तभी तो अंधेरों को खून की स्मेल आती है। वह घबरा जाता है और नींबू का हाथ पकड़कर टेम्पल की तरफ भागता है और डोर खोलकर पूछता है कि क्या आप सब ठीक हो। लेकिन अंदर का नज़ारा देख के कप्तान ज़ीरो डर जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों पर दमन ने अटैक कर दिया था और उन्हें मार दिया था, और अब वह उनका मांस खा रहा था। तभी उसकी नज़र तक ज़ीरो और नेहरू को पड़ जाती है। वह डिमू उनको वार्निंग देता है कि उसका इलाका है और उसके इलाके में आने वाले को इसकी सुहानी पड़ेगी, और इतना सारा ब्लड देखकर नेहरू की भी लार टपकने लगती है। फिर भी मन को जैसे ही पता चलता है कि मंदिरों एक इंसान है, वह उस पर हमला करने आता है, लेकिन तांजिर अपनी कुल्हाड़ी से उस दुश्मन के गले को ही काट देता है। यह देखकर डिमांड कहता है कि कुल्हाड़ी का हमला बोला नहीं था, लेकिन इस तरह की खरोंचें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। यह बोलते ही उसका ज़ख्म पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर गठबंधन ज़ीरो की नज़रों के सामने से हराया हो जाता है और अचानक से उसको गिरा देता है और फिर तंत्रों का गला दबा देता है, जिससे दांत ज़ीरो का दम घुटने लगता है। फिर भी मन कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जैसे ही लगता है कि वह डी मंदिरों की जान ले लेगा, तभी नेहरू को भागती हुई यहाँ आती है और उछल के ऐसी लात मारती है कि उस दुश्मन की गर्दन दूर जाकर गिरती है। बिना सिर का दमन देख लेता है। ज़ीरो और भी बढ़ जाता है, लेकिन वह टीम अभी भी मरा नहीं था। तभी नेहरू को एक लात मारती है और उस दुश्मन की सर कटी बॉडी भी पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद डिमांड है कि तुम दोनों में से एक एडिमन है। मुझे शुरू में ही अजीब सा महसूस हुआ था। वह नज़ूक उससे पूछता है कि वह अधीन होकर इंसान के साथ क्या कर रही है। फिर डिम अपनी बॉडी से नींबू पर हमला करता है और डैमन ने जू को पीटने लगता है। यह देखकर तांती वह कुल्हाड़ी उठाकर उस दमन को रोकने के लिए जाता है, लेकिन दमन का स्तर, जिसमें अब 2 हाथ निकले हुए हैं, वह मंदिरों पर हमला करता है ताकि ज़ीरो परेशान हो जाता है कि अब वह क्या करें। फिर तांजिर हफ्ते में उस दिन के सर पर अपने सर से टक्कर मारता है और तांत्रिकों के हमले का असर भी हो रहा था। फिर तांजिर अपने सर से एक और हमला करने के बाद कुल्हाड़ी पेड़ पर फेंक देता है, जिसमें दमन का सर और हाथ फंस जाते हैं। उसके बाद ज़ीरो नेहरू को बचाने के लिए जाता है। ढूंढते ढूंढते नेहरू को मिल जाते हैं। फिर तन ज़ीरो देखता है कि उस दुश्मन ने नेहरू की हालत ख़राब कर दी है। यह देखकर तस्वीरों को गुस्सा आ जाता है
और वह धीमन को धक्का देता है, लेकिन अनजाने में वह खुद भी एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन यह जो को जल्दी से अपराधियों का हाथ पकड़ लेती है और दमन की बॉडी नीचे गिरने के बाद उस दिन का सर बेहोश हो जाता है। अब तांजिर उस दिन के पास जाकर खंजर निकालता है और सोचता है कि इस विमान की स्मेल अलग है। ये बॉडी मन नहीं था जिसने मेरे घर वालों को मारा, लेकिन इस विमान को मारना होगा। अगर नहीं मारा तो यह और भी मासूम लोगों का ऐसे ही शिकार करेगा। ताकि ज़ीरो खंजर उठाता है और हिम्मत जुटा आता है, लेकिन वह उस दीवार को नहीं मार पा रहा था। तभी एक सशक्त व आता है जो अपने चेहरे पर एक लाल कलर का मास्क पहने हुए था। वह मंदिरों से कहता है कि इस हथियार से तुम इस दुश्मन को मार नहीं पाओगे, और वह एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा करता है। यह संकेत आंध्र समझ जाता है कि उसे पत्थर से मारकर उस दिन का समय कुचलना होगा, लेकिन फिर से वही होता है जो पहले हुआ, यानी कि तांजिर हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था, और वह शैतान ज़ीरो से डिपॉजिट हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का दयालु है। आखिर डिम्पल के सामने होकर भी यह ऐसा क्यों है कि हम देखते हैं कि डिमांड जाता है और सोचने लगता है कि क्या मेरा शरीर मर गया है। उसके बाद वह मंदिरों को अपने सामने खड़ा देख गुस्सा हो जाता है और उस पर भड़कने लगता है और मंदिरों को मारने की धमकी देता है। लेकिन कुछ देर में सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है, और धूप की किरण पड़ते ही वह धीमन जल के राख हो जाता है। फिर 30 को छूने लगता है क्योंकि वह आस पास नहीं थी। वह भागता हुआ टेम्पल में जाता है तो वह देखता है कि नेहरू को पहले ही बास्केट के अंदर बैठ गई थी। इसके बाद ज़ीरो देखता है कि उस मास्क वाले शख्स ने उन मरे हुए लोगों को दफना दिया था। इसके बाद ये शख्स अपना नाम बताता है। उसका नाम है शिकंजी उड़ा, कि ये वही शख्स है जिसको तान ज़ीरो ढूंढ रहा था। आगे सकून, जो कहता है कि जियो स्टोर मिलों का ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि जो हाँ कहता है और उसे अपना और नेताओं का नाम बताता है, ताकि ज़ीरो और कुछ कहने वाला था तभी सकूंगी। बोलता है कि तंजीमों, तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी, ताकि जो ये सुनकर चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है एक तरफ क्या जवाब दिया जाए। तभी सकून जीता गुर्जरों को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम मेरी बात का जवाब इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति स्लो है, इसीलिए तुम सुबह होने तक एक भी मन को नहीं मार पाए। तांजिर उसकी बात काफ़ी ध्यान से सुनता है। फिर सकून जो कहता है कि जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू करेगी तो तुम दो काम कर सकते हो, पहला कि अपनी बहन को मार दो, या दूसरा काम अपना पेट काट कर मर जाओ, क्योंकि अपने दिमाग में बदली हुई बहन को साथ लेकर घूमने का यही मतलब है। लेकिन ज़ीरो शिकंजी से वादा करता है कि नेहरू की वजह से कभी किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। इसके बाद सकून जो कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा और यह देख लूँगा कि तुम डिफेंस लेयर बनने लायक हो या नहीं। विर्थ कुंजी कहता है कि अपनी सिस्टर को पीठ पर उठाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद कुंजी तेज़ी से यहाँ से भागने लगता है और तांजिर उसका पीछा करता है और उसकी सांस फूलने लगती है। तांत्रिकों सोचता है कि यह इतने बूढ़े होकर भी कितने फास्ट हैं। साथ ही तान ज़ीरो सकून जी के कदमों की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा। ताऊ नए रन शुरू से सब्र रखने को कहते हैं क्योंकि नेहरू को बास्केट में काफ़ी झटके लग रहे होंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नेहरू को अपना किमोनो डीएस सी रही होती है, ताकि ज़ीरो कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक नया किमोनो खरीद लेना चाहिए, लेकिन नेहरू को मना कर देती है और कहती है कि यह किमोनो मेरा फेवरेट है और ड्रेस लेने से अच्छा है कि अपने भाई बहनों को पेट भरकर खाना खिलाना चाहिए। फिर तन ज़ीरो नेहरू से प्रॉमिस करता है कि वह इसको वापस इंसान बना देगा और उसके लिए नया किमोनो भी खरीद के देगा। कुछ देर तक भागने के बाद वह टेम्पल में आकर रुक पर हैं। फिर 200 से थकी हुई हालत में पूछता है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया ना, जिस पर शिकंजा कहता है कि अभी तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ है और हमें माउंटेन की चढ़ाई करने जाना है। फिर नहर अपनी बहन को सुलाता है। इसके बाद दोनों एक बहुत ऊंचे माउंट पर चढ़ते हैं, जिस पर चढ़ने में ही अपराधियों की हालत खराब हो गई थी। शकुन जीता मंदिरों से कहता है कि उसे अकेले पहाड़ के नीचे वाले घर तक वापस आना है। अगर उसने यह सुबह हो पहले कर लिया तो वह यह टेस्ट पास कर लें। का यह बोलकर सकून जी बर्फीली हवा में गायब हो जाता है, ताकि जीरा खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी सूंघने की शक्ति अच्छी है और मैंने साकुंजी की स्मेल को भी याद कर लिया था, तो आराम से घर पहुंच सकता हूं। फिर 7-0 जब आगे बढ़ता है तो वह एक रस्सी पर पैर रख देता है और तभी ताजियों के मुंह पर कुछ पत्थर आकर लगते हैं, जिसकी वजह से वह मिल जाता है और सीधा एक गड्ढे में जा गिरता है।
ताकि जो समझ जाता है कि यहाँ पास हर जगह जाल बिछे हुए हैं और इनसे बचकर नीचे तक जाना ही असली टेस्ट है। गड्ढे से बाहर निकलकर वह एक और रस्सी पर कदम रख देता है और तभी उसके पीछे एक बड़ी लकड़ी उसकी ओर आते हैं, जिसकी वजह से तानजीरो आगे जाकर गिरता है, ताकि जीरो इतने हमलों से परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सुबह तक यहाँ से निकल नहीं पालूंगा। और इसको ऊंचे पहाड़ में हवा भी बहुत पतली है, जिसकी वजह से तानजीरो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब थोड़ी दूर जाने के बाद तानजीरो सोचता है कि मुझे अपनी सांसों को काबू में लाना होगा और हर चाल को सून होगा। तभी ताजी रोकता है, आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और आसपास बैठे जाटों को सूंघने की कोशिश करता है और फिर ध्यान लगाकर भागना शुरू कर देता है और उन जिलों से किसी तरह खुद को बचाकर रखता है, ताकि जीरो खुश हो जाता है कि इंसान के बिछाए गए जाल में उनकी अलग स्मेल होती है। दूसरी ओर सकून जी घर में बैठकर खिड़की की तरफ देखता है। फिर तानजीर उसके बीजों को पार करके आखिरकार घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें गई ने सकून जी को एक लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था कि मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूँ जो डायमंड स्लेयर बनना चाहता है। उसकी बहन एक दिमाग में बदल गई है, लेकिन यह पक्का है कि वह लड़की किसी इंसान पर हमला नहीं करेगी। इन दोनों में कुछ अलग बात है और इस लड़के में आपकी तरह सूंघने की कमाल की शक्ति है। शायद यह कोई रास्ते ढूंढने और आपका उत्तराधिकारी बन सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे ट्रेंड करें। आपका प्यारा गुरु। यह पढ़कर शिकंजी तांत्रिकों को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आगे क्या हुआ यह पता ही है। कहानी वापस प्रेसिडेंट में आती है और तस्वीरों को देखकर सकून जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल भाई पानी में एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।